दोस्तों लास्ट सेशन में हमने हाई कोर्ट्स के बारे में देखा था और आज हम हाई कोर्ट से नीचे किसी भी स्टेट के अंदर जो बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, राइट। अब इस फेडरलिज्म को जब हमने अडॉप्ट किया तो इस फेडरलिज्म के साथ साथ हमने कुछ यूनिटरी फीचर्स को भी अडॉप्ट किया था, है ना। इस यूनिटरी फीचर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे, वो है हमारे देश के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसी इंटीग्रेटेड जुडिशरी को हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। तो आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव स्फेयर में तो स्टेट के और सेंटर के अलग अलग अपने क्या उनके पावर्स हैं वो डिसाइडेड है। लेजिस्लेटिव स्फेयर में भी सेंटर और स्टेट कहाँ कहाँ पे अपना लेजिस्लेटिव अफेयर कंट्रोल करेगी, कैसे कैसे किस किन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाएगी, है ना, ये सब डिसाइडेड है। बट हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है वो जुडिशरी पूरे इंडिया के लेवल पे एक ही है। यूएसए की तरह सेंटर और स्टेट के अलग अलग जुडिशरी नहीं है। तो जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने अपने देश में अपनाया है, उस इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं उसकी अपनी एक हायरार्की है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। और ये हमारे पूरे इंडिया देश के लेवल पे, है ना, इंडिया के लेवल पे ये जो है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। इसके नीचे अलग अलग स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक स्टेट के लिए एक एक हाई कोर्ट्स को इमेजिन किया था। बट सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 ने क्या किया कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट या स्टेट प्लस यूटी के लिए कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन ला दिया था। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट किसी भी स्टेट के अंदर में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है और उसी स्टेट के अंदर में हाई कोर्ट के नीचे एक हायरार्की ऑफ कोर्ट काम करता है, जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। तो आज दोस्तों हम इसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, हमेशा की तरह इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन को जानेंगे। आपके लक्ष्मीकांत में इन्हीं तीन बातों की चर्चा है। बट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं जो कि इसके इंपॉर्टेंस को सीमित करते हैं, लिमिट करते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ताकि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग विकसित कर सकें, डेवलप कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टेट के अंदर जो जुडिशरी होती है, उस जुडिशरी में हाई कोर्ट तो होता ही है सबसे टॉप पे, है ना, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उस हाई कोर्ट के नीचे एक हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। तो स्टेट जुडिशरी के अंदर में सबसे ऊपर एक हाई कोर्ट होता है और इसके नीचे कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इनकी एक हायरार्की होती है। अब कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं वो जब हम स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे किस तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर हमारे किसी भी स्टेट के अंदर में होता है, ठीक है। अब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, दे फंक्शन बिलो एंड अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स। ये हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं और ये किस लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे नीचे के लेवल पे, उससे लोअर लेवल पे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जाननी चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड है। अब देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन हो, क्वालिफिकेशन हो, जो भी सारी जरूरी बातें हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट से हैं वो इन्हीं सारे आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से समझेंगे। इन जितने भी प्रोविजंस हैं इन सबको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जिनके अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उन जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है और गवर्नर जब भी ऐसा करेगा तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगा, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश किया हुआ है।
ऐसा नहीं है कि किसी को भी डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा, राइट। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे अपॉइंट होगा वो ना तो सेंट्रल ना ही स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस में होना चाहिए। दूसरी चीज कि वो पर्सन एक एडवोकेट होना चाहिए या फिर प्लीडर होना चाहिए कम से कम 7 साल के लिए, तभी जाके वो डिस्ट्रिक्ट जज बन पाएगा। और तीसरा चीज कि उस पर्सन को डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, जिस रिकमेंडेशन में हाई कोर्ट उस पर्सन को अपॉइंट करने की बात करेगा। तो ये 3 क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज के होने चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो ये तो हमने बात की डिस्ट्रिक्ट जजेस की। अब डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा भी अदर जजेस होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट हम देखते हैं कि ज़रूरी होता है। अब ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट जो कि अदर जजेस के तौर पे गिने जाते हैं, कहे जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो जुडिशियल सर्विस के माध्यम से होता है। अब किसी भी स्टेट में जिस तरीके से आप देखते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रिक्रूटमेंट करता है, जिसकी तैयारी आप कर भी रहे होंगे शायद। जैसे बिहार का अपना एक अलग बीपीएससी है, यूपी का अपना एक उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस कमीशन है, यूपी पीसीएस है, यूपी पीएससी, कुछ भी कह लीजिए। तो इन सब का एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनमें अपॉइंटमेंट के लिए तो चीज़ें होती ही है। साथ ही साथ किसी भी स्टेट के अंदर जुडिशियल सर्विस के माध्यम से ही जो अदर पर्सन जिनको हम अदर जजेस के रूप में कहते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। और इनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है, लेकिन वो क्या करेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन करेगा और साथ ही साथ हाई कोर्ट से भी कंसल्टेशन करेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ये 2 फ्रंट पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, दूसरा जुडिशियल सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो चूंकि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वही जुडिशियल सर्विस के सारे सिलेबस को डिटरमिन करती है, किस तरीके से एग्ज़ाम का प्रोसेस होना है, किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न होना है, इन सारे तरीकों को चूंकि एसपीएससी ही डिसाइड करती है। इसलिए जब भी अदर जजेस को गवर्नर अपॉइंट करेगा तो वो एसपीएससी के साथ कंसल्ट करेगा। और चूंकि किसी भी स्टेट के अंदर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट है, तो जुडिशरी में किसी का भी अपॉइंटमेंट करना है तो गवर्नर को हाई कोर्ट से तो वो कंसल्टेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करता है हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके, वहीं अदर जजेस का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है, बट इसमें ये हाई कोर्ट के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ भी कंसल्टेशन करता है, ठीक है। अब इसमें तीसरा फ्रंट हम देखेंगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल दिया है। तो चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि थोड़ा सा अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आप मुझे बताइए कि किसी भी स्टेट के अंदर में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उन सब पे एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी का कंट्रोल होगा। और चूंकि स्टेट के अंदर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट होता है, इसलिए जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर जो कंट्रोल होता है, चाहे वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, पोस्टिंग से रिलेटेड हो, इन सब के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हाई कोर्ट का होता है, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 चीजें की चर्चा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल सर्विस, ये 2 टर्म की मैंने अभी आपसे चर्चा की। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज टर्म है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। इसमें आप देखेंगे सिटी सिविल कोर्ट के जज भी आ जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी आ जाता है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज भी आ जाता है ना। वहीं जुडिशियल सर्विस जो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब एक ऐसा सर्विस होता है जिसमें एक्सक्लूसिवली किसी भी पर्सन को इस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड हो, जुडिशियल काम हो, और वो डिस्ट्रिक्ट जज या जितने भी अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट हैं उन पोस्ट को फिल कर सके। ऐसे पर्सन को एक्सक्लूसिवली इस सर्विस में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो जब भी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है तो जो भी पर्सन चुन के जाते हैं वो क्या करते हैं, इस जुडिशियल पोस्ट को फिल करते हैं, है ना। या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो अदर जजेस होते हैं उनके पोस्ट को फिल करते हैं। तो जुडिशियल सर्विस का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों हमने बात की अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, उसमें हमने 5 हेडिंग्स में करके सारी बातें देखी, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन के बारे में। देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है, उसका जुरिस्डिक्शन होता है, उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है,
ये अलग अलग स्टेट्स डिटरमिन करता है ना, ये स्टेट्स के द्वारा बताया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सारे स्टेट्स में इनके स्ट्रक्चर में, जुरिस्डिक्शन में या नॉमेनक्लेचर में एक समानता नहीं हमें दिखेगी। अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, अलग अलग स्टेट्स में इनका जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग स्टेट्स में इनका नॉमेनक्लेचर भी अलग अलग हो सकता है। बट ब्रॉडली अगर हम बात करें तो जो 3 टीयर्स होते हैं हाई कोर्ट के नीचे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के, उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक तो हाई कोर्ट होता है, उसके अलावा उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट। ठीक है, अब हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो कोर्ट होता है, हम इसको 2 साइड में देखेंगे, एक तो सिविल साइड में, दूसरा क्रिमिनल साइड में। अब सिविल साइड में आप देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट के नीचे आपको सबॉर्डिनेट जज का एक कोर्ट मिलेगा सिविल साइड में, और इसके नीचे आपको मुंसिफ कोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्रिमिनल साइड में आप देखेंगे कि सेशन जज का जो कोर्ट होता है उसके नीचे आपको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट मिलेगा। ये जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, ये उन मामलों से डील करता है जिसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो 7 साल की है। अगर 7 साल से ज्यादा की सजा वाला कोई केस है तो उसको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट डील नहीं करेगा, ये सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट जज को या सेशन जज को क्या कर, माफ कीजिएगा, सेशन जज को ये उस मामले को ट्रांसफर कर देगा। फिर इस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी होता है जो हमें क्रिमिनल साइड में देखने को मिलता है। अब इन दोनों में अंतर यह है कि जहां चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट 7 साल के इम्प्रिजनमेंट वाले मामलों को देखता है, वहीं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट 3 साल वाले जो भी केसेस हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 3 साल है, उन केसेस से डील करता है। तो 3 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट का केस होगा तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट उसको नहीं देखेगा। तो ये स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन के बारे में। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और इस डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप देखेंगे कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में ओरिजिनल के साथ साथ एपीलेट जुरिस्डिक्शन भी इनको मिला होता है। अब इन डिस्ट्रिक्ट जज के पास एपीलेट जुरिस्डिक्शन कब किया जाएगा? मान लीजिए कि सबॉर्डिनेट जज के कोर्ट ने कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट दिया, अब इसके खिलाफ अगर अपील किया जाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके पास सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में, यानी कि सबॉर्डिनेट जज का कोर्ट का कोई जजमेंट हो या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो, इनके खिलाफ अगर अपील करना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल केसेस को से डील करता है, जब सिविल केसेस को देखता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, लेकिन जब वो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड केसेस को देखेगा तो हम उसको सेशन जज कहते हैं। यानी पर्सन एक ही है, जब सिविल मामले हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा, और जब वो क्रिमिनल मामले हैं तो फिर वो सेशन जज हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई भी जजमेंट दे दिया तो उसके खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो आपको सीधा सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब बिना हाई कोर्ट गए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोर्ट्स की एक हायरार्की बनी हुई है जिसमें आप एक कोर्ट के ऊपर के कोर्ट में जाएंगे तभी जाके सबसे ऊपर के कोर्ट में जा पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जब डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल मैटर से डील करता है तो वहां पे उसको हम सेशन जज कहते हैं। तो सेशन जज के पास इस बात की पावर है कि वो किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे सके। बट जब सेशन जज किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस देता है तो उस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होता जब तक कि उस स्टेट का हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना कर दे। भले ही जिस पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है उस पर्सन ने हाई कोर्ट में जाके अपील की हो या ना की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ना भी की हो फिर भी हाई कोर्ट को अपना खुद से कॉग्निजेंस लेके कंफर्मेशन देना पड़ेगा उस डेथ सेंटेंस को, तभी जाके इसका एग्जीक्यूशन हो पाता है। अदरवाइज वो डेथ सेंटेंस अभी रुका रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर में केवल इतनी ही बातें दी हुई है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, बट मैंने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है इससे रिलेटेड कुछ डेटा जो है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है ताकि आप ज्यादा तरीके से और अच्छे तरीके से सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में चीजें समझ सके। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, उनको हम टोटल 6 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि हमारे देश के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उसका बैकबोन है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनका टोटल 87% यही सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मैनेज करते हैं।
और ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है? ये डेटा मैं आपको नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एनजेडीजी इसके माध्यम से मैंने बताया कि 2024 में जितने भी टोटल पेंडिंग केसेस थे उसका 87% जो मैनेज करता है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये जस्टिस तक एक्सेस पहुंचाने में बहुत ज़्यादा एक इंश्योरेंस देते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आप देखेंगे ज्योग्राफिकली वाइड स्प्रेड हैं। ये हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, जो रिमोट एरियाज हैं वहां तक के लोगों को भी जस्टिस तक एक्सेस पहुंचाते हैं। इससे क्या होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में फैले होंगे, बहुत ज़्यादा दूर दूर के जगहों में फैले होंगे, तो जो भी रूरल और अर्बन एरियाज में हमारे रहने वाले लोग हैं वो अगर उनके साथ कोई भी चीज़ गलत हुई है तो वो तुरंत सबॉर्डिनेट कोर्ट जा सकेंगे और उनको फिर जस्टिस मिल सकेगा। अब ये इस बात से अलाइन करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी वाले प्रोविजन में हमारे जो स्टेट को डायरेक्टिव दिया गया है आर्टिकल 39A में कि जो भी हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस प्रोविजन के साथ हमारा ये वाला जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो काफी अलाइन करता है। अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स नहीं होंगे तो फ्री लीगल एड का जो हमारा डायरेक्टिव है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडियल है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो जस्टिस को समाज के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने में, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भी केसेस के बर्डन है, मींस पेंडिंग केसेस के बर्डन, उनको काफी कम करते हैं। क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एक वाइड रेंज ऑफ सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। इससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है ये कम होता है। और ये दोनों कोर्ट हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने वाले ऐसे सवाल जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है ना, उन सवालों पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं और ये ब्रॉडर सेंस में काम कर पाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने का काम करते हैं, बनाए रखने का काम करते हैं। बिकॉज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के माध्यम से हमारे समाज के ग्रास रूट लेवल तक जस्टिस की डिलीवरी हो पाती है। और ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसके बारे में हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, जो कि हमारे रूल ऑफ लॉ का पार्ट है ना, तो इसको इन्फोर्स करने का काम भी हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स करते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो समाज के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। बिकॉज आप देखेंगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हमारे समाज के वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल आप विमेन से रिलेटेड केसेस हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड केसेस हो, या जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड केसेस हो, आप देखेंगे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में इनको प्रायोरिटी दी जाती है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया या स्पेशल कोर्ट हो गया, इनके माध्यम से इनको तुरंत जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका प्रोटेक्शन हो पाता है। इसके साथ साथ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोगों की जुडिशरी में जो ट्रस्ट है उसको भी स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। बिकॉज अगर हमारे समाज के किसी भी सेक्शन के लोग को जस्टिस नहीं मिलता है तो उसके मन में एक तकलीफ रह जाती है, और ये तकलीफ हो सकता है गलत दिशा में चली जाए, है ना। आप देखेंगे हमारे देश में जो नक्सलिज्म की समस्या है वो कहाँ से आई है? वो इसी तरीके से पैदा हुई है कि किसी के मन में थोड़ी सी भी जो किसी को अपना जस्टिस नहीं मिल पाया, तो उस जस्टिस को पाने के लिए उसने दूसरा गलत तरीका अपना दिया। तो हमारे देश की जनता में, हमारे देश के लोगों में जुडिशरी के प्रति जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करने का काम भी हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानने चाहिए, और ये आप मेंस के आंसर राइटिंग में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को लिमिट करते हैं, इनको सीमित करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स 87% केसेस को तो मैनेज करते हैं, बट हमारे देश के अंदर पेंडिंग केसेस इतने ज्यादा हैं कि 87% टोटल केसेस को मैनेज करने के बाद भी 2024 के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 2024 में आप देखेंगे 45 मिलियन पेंडिंग केसेस अभी भी हमारे देश में है। तो ये हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा लिमिट करते हैं। फिर आप देखेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में वैकेंसीज भी लगभग 5,000 से ज़्यादा हैं। जो जुडिशियल पोस्ट होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर उसमें 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी भी खाली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के कोर्ट्स के बहुत लो लेवल के हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश में कोर्ट रूम्स के शॉर्टेजेस हैं, कमी है।
जो रेजिडेंशियल यूनिट्स होते हैं उनकी कमी है। साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है रूरल और अर्बन एरिया के बीच में, है ना, इसके बीच में जो डिजिटल डिवाइड है, इसकी वजह से भी जो जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा हमारे समाज के अलग अलग सेक्शंस को उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है। बिकॉज अभी भी हमारा समाज जो है वो हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जो डिजिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हो पाया, वो हमेशा इसको एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो इस डिजिटल डिवाइड ने भी हमारे देश में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा लिमिट किया है। बट इन चैलेंजेस के बावजूद हमारे देश में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने में, ये हमारे देश में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं उन आइडियल्स को फुलफिल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, कई सारी चीज़ें आपको पता भी चली होंगी। और इस पूरे सेक्शन से माफ़ कीजिएगा, इस पूरे सेशन से आपको ध्यान क्या रखना है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तो आप स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, दूसरा आप ध्यान रखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, और तीसरा आप ध्यान रखेंगे इसका ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर आपने इस सेशन से ध्यान में रख लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा, बिकॉज ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस सेशन से आपको लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं हर एक सेशन का अपना इसमें पीडीएफ डाल देता हूँ, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर मैंने लक्ष्मीकांत के जितने भी पीडीएफ बनाए हैं और जितने भी आगे मैं बनाऊंगा उन सबको अगर आपने कंपाइल कर लिया तो आपको अपने पूरी तैयारी के दौरान दोबारा कभी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ मेरे नोट से आपको पढ़ना है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं आपसे एक अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।